हेलो, नमस्कार। तो आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, तो शुरू करते हैं। अब जो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा है वो 19वीं शताब्दी से शुरू हो गई थी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में गारसा दत्तासी का इस्तवार द लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ आया था। वहां से 19वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत मानी गई है। ठीक है। ओके, ये चीजें मैं डिटेल में कराऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि जो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ओके, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। तो जो साहित्य इतिहास है उसको लिखने की जो पद्धतियां हैं वो कितनी है? 4 है। ओके, तो पहली है इसमें वर्णानुक्रम पद्धति। पहली है इसमें वर्णानुक्रम पद्धति। ओके, दूसरी हो जाएगी कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति। ओके, तीसरी हो जाएगी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। ओके, फोर्थ नंबर पर है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। ओके, तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के लिए जो पद्धतियां हैं वो 4 है। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। ओके, चलिए कर लेते हैं। पहले वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है? ओके, तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये पहली पद्धति है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? जो वर्णानुक्रम पद्धति है मतलब जो रचनाकार है उनके नाम के प्रथम जो वर्ण है उसके आधार पर ही उनको जो है उनका विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें वर्णानुक्रम पद्धति में? इसमें रचनाकारों इसमें रचनाकारों का विवरण का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर किया जाता था। प्रथम वर्ण के आधार पर किया जाता था। ओके, अब देखिए जैसे कि मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पर, तुलसीदास है। तुलसीदास है। ओके, चिंतामणि चिंतामणि और केशवदास है। ठीक है, केशव दास है। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा? जो प्रथम वर्ण होगा, जो वर्ण हिंदी वर्णमाला में पहले आता है उसी वर्ण को ये लोग पहले उठा लेते थे। ठीक है, फिर उसको ही जो है ये विभाजित कर देते थे कि ये प्रथम कवि है। ठीक है,
जैसे कि केशव दास है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में त आता है पहले, च या क तो क्या आता है, क आता है। तो केशव दास को इन्होंने प्रथम स्थान पर रख दिया। ओके, उसके बाद क्या आता है, च आता है, फिर चिंतामणि को, ठीक है, फिर इन्होंने तुलसीदास को, तुलसीदास को। अब देखिए जो तुलसीदास है वो तो भक्ति काल के कवि हैं, तो तुलसीदास का तो समय पहले है, ठीक है। तो ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये अवैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। इसकी कुछ त्रुटियां लिख लेते हैं। एक तो ये बहुत ही प्राचीन पद्धति थी, ठीक है, प्राचीन पद्धति थी ये, प्राचीन पद्धति, वो अमनोवैज्ञानिक थी, ठीक है, अमनोवैज्ञानिक पद्धति। ओके, ओके, तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसको किन किन इतिहासकारों ने अपनाया था। तो प्रयोगकर्ता कौन थे इसमें, इसमें प्रयोगकर्ता के नाम आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसके प्रयोगकर्ता कौन थे। गारसा द तासी, गारसा द तासी, और दूसरे नंबर पर शिवसिंह सेंगर। ओके, शिव सिंह, शिवसिंह सेंगर हो जाएंगे, ठीक है। तो गारसा द तासी व शिवसिंह सेंगर ने कौन सी पद्धति अपनाई, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवसिंह सेंगर ने इतिहास लेखन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो कौन सी अपनाई थी, वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। ओके, और गारसा द तासी ने भी वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। ओके, तो दूसरी पद्धति है, दूसरी पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी, कालानुक्रमिक पद्धति। ओके, तो इसमें आप लोग समझ ही गए होंगे कि कालानुक्रमिक पद्धति में क्या होता है कि जो काल है, काल के क्रम के अनुसार कवियों का विभाजन किया गया था, ठीक है। इसमें कवियों का विवरण काल, इसमें जो कवियों का विवरण है वो काल अनुक्रम को, कालानुक्रम, कालानुक्रम को आधार बनाकर किया गया था, ठीक है। इसमें कवियों का विवरण कालानुक्रम को आधार बनाकर किया गया था। ओके, ओके, अब देखिए जो गारसा दत्तासी है उन्होंने 738 कवियों का विवरण किया, ठीक है, मतलब उनका परिचय दिया था। तो जो कालानुक्रम पद्धति है उसमें उन्होंने किस तरह से विवरण किया कि जैसे जो कवि पहले जन्मा है उनका उन्होंने क्या कर दिया, उनको पहले स्थान दे दिया कि ये पहले जन्मे है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, ठीक है, उनका विवरण दे दिया। परंतु देखिए जरूरी नहीं है कि जो कवि जिनका जन्म पहले हुआ है उन्होंने रचनाएं लिखना पहले शुरू किया है। हो सकता है कि कईयों ने 35 साल में रचना लिखना शुरू किया, कईयों ने 20 में ही कर दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो कालानुक्रम पद्धति है ये भी अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है, ये भी मतलब अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई है। तो जो कालानुक्रम पद्धति है इसको जो अपनाया था वो किसने अपनाया था, इसके प्रयोगकर्ता लिखिए। प्रयोगकर्ताओं से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, कि प्रयोगकर्ता कौन कौन है इसके। प्रयोगकर्ता, तो इनके प्रयोगकर्ता है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। ओके, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने कालानुक्रमिक पद्धति को अपनाया था, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति तो वैज्ञानिक पद्धति, इसमें ग्रंथकार वैज्ञानिक व इसमें ग्रंथकार वैज्ञानिक निरपेक्ष व तटस्थ रहकर काव्य का संकलन करते थे। काव्य का संकलन करते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन एलटी कमीशन में पूछा गया था। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया था एलटी कमीशन में, और पीएचडी में भी यहाँ से पीएचडी हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि मिस्र बंधु ने कौन सी पद्धति अपनाई। ठीक है, और जो वैज्ञानिक पद्धति है वहां से तो ये लाइन पूछी गई थी। ठीक है, इसलिए मैं स्पेशली इसकी लाइन लिखवा रही हूँ कि किन ग्रंथकारों ने, या इसमें पूछा गया था जैसे कि किन ग्रंथकारों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, और किस पद्धति में वैज्ञानिक निरपेक्ष व तटस्थ रहकर काव्य संकलन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइन आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना था, वैज्ञानिक पद्धति में जो ग्रंथकार है वो वैज्ञानिक निरपेक्ष व तटस्थ रहकर काव्य संकलन करते हैं। ओके ओके, तो वैज्ञानिक पद्धति को किस किसने अपनाया था। ओके, अब देखिए जो वैज्ञानिक पद्धति है वो भी अधिक सफल नहीं हुई है। तो इसका रीजन ये है कि जो काव्य होता है, काव्य में केवल जो वैज्ञानिक और निरपेक्ष जो काव्य होते हैं ना, काव्य में केवल तटस्थ रहकर वो निरपेक्ष होकर ही काम नहीं चलता है। ठीक है, काव्य में जो तथ्य है उनका संकलन भी करना पड़ता है। ठीक है, जो काव्य होते हैं उनका संकलन करना अधिक जरूरी होता है। तो ये पद्धति भी मतलब अधिक प्रसिद्ध नहीं रही थी। तो जो वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी उसके प्रयोगकर्ता कौन हो जाएंगे, प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता गणपति चंद्र गुप्त है। ठीक है सॉरी। ओके, तो प्रयोगकर्ता कौन है इसके, गणपति चंद्रगुप्त है। तो वैज्ञानिक पद्धति भी अधिक प्रसिद्ध व सफल नहीं हुई। तो कारण क्या बताया मैंने, क्योंकि जो मतलब इतिहास में जो काव्य है, काव्यों में केवल वैज्ञानिक निरपेक्ष व तटस्थता नहीं चलती है, जो काव्य है उसमें व्याख्या करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए ये पद्धति भी अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई थी। तो गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई थी। तो चौथे नंबर पर जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति, और जो विधेयवादी पद्धति है ये सर्वप्रसिद्ध रही हुई है। ठीक है, सर्वप्रसिद्ध पद्धति रही है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, ओके, फर्स्ट लाइन तो लिखी कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। ठीक है, इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, विधेयवादी। सर्वश्रेष्ठ पद्धति। ओके ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। ओके, मैं साथ में क्वेश्चन भी बता रही हूँ। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों ने लिख भी लेने की किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो विधेयवादी पद्धति है इसको सबसे पहले फ्रेंच विद्वान तेन के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, फ्रेंच विद्वान तेन के द्वारा अपनाया गया था। ओके, अब देखिए जो फ्रेंच विद्वान है थे, इन्होंने विधेयवादी पद्धति में 3 तत्वों को जो है स्थान दिया था। 3 तत्वों
को तेन ने प्रमुखता दी थी इसमें, ठीक है, प्रमुखता दी थी। कौन से हो जाएंगे वो 3 तत्व? तो फर्स्ट है इसमें जाति, वातावरण, जाति है, वातावरण है, क्षण विशेष, ठीक है। ओके, तो फ्रेंच विद्वान तेन ने विधेयवादी पद्धति में 3 तत्वों को प्रमुखता दी थी कि किसी भी जो साहित्य है उसको समझने के लिए तो वहां की जाति, मतलब जो लोग हैं, जाति का मतलब है जो लोग हैं वहां पे रहते हैं, ठीक है, तो वहां के लोग किस वातावरण में रहते हैं, उनमें क्या क्या विशेषता है, ठीक है, ये सब चीजें होना जरूरी है। ये चीजें इन्होंने मानी है विधेयवादी पद्धति में, जाति, वातावरण और क्षण विशेष को इन्होंने महत्व दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब तो ये तो हो गया फ्रेंच विद्वान। अब हिंदी में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा अपनाई गई थी। हिंदी में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा अपनाई गई थी। रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपनाई गई थी। ओके, 1 मिनट जरा मैं मार्कर निकाल लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हिंदी में विधेयवादी पद्धति किसने अपनाई? रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई थी, ठीक है। उसके बाद जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम अन्य लिख लेना इसमें, ठीक है। अन्य कौन कौन थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद बच्चन सिंह ने भी विधेयवादी पद्धति ही अपनाई थी। बच्चन सिंह ने भी विधेयवादी पद्धति ही अपनाई थी। ओके, तो ये बहुत ही जरूरी है विधेयवादी पद्धति से। एक तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी हो गई? विधेयवादी पद्धति हो गई, ठीक है। तो जो सॉरी, तो विधेयवादी पद्धति सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो फ्रेंच विद्वान तेन ने अपनाई थी, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति किसने अपनाई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने अपनाई थी। ओके, तो अन्य क्या हो जाएंगे? जो अन्य जो विद्वान थे, जिन्होंने इतिहासकार थे, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई, तो उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा और बच्चन सिंह का नाम आ जाएगा। ओके, ओके, चलिए अब कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसमें शुरुआत कर लेते हैं कि कौन कौन से इतिहास कर रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास ग्रंथ करेंगे हम लोग अब, इतिहास ग्रंथ। ओके, तो सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथकार है उनमें सबसे पहले हम नाम लिखेंगे गार्सा द तासी का। अब हम इसमें जो करेंगे, जो इतिहासकार हैं उनके जो ग्रंथ हैं, ठीक है, उनके ग्रंथों के बारे में जो भी जरूरी तथ्य हैं वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। गार्सा द तासी,
ओके, पहले इनके ग्रंथ का नाम लिख लो। इस्तवार दलो, इस्तवार दालो लिटरेचर, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ओके, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो गारसा दत्तासी ने जो प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। ओके, हिंदुस्तानी। ओके, अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं आगे। ओके, तो ये दो भागों में आया था। ओके, दो भागों में ये आया था। ओके, दो भागों में ही आया था 1939 में। अब देखिए, जब दो भागों में मतलब इसके दो संस्करण आए थे, ठीक है, दो संस्करण आए थे इसके। संस्करण हो जाएगा संस्करण, ठीक है। जो प्रथम संस्करण था वो दो भागों में था 1939 में, और 1900 सॉरी 18 सॉरी सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1800 हो जाएगा, ठीक है। 1839 में और 1847 में, ठीक है। ओके, इसमें प्रथम भाग लिख लेना, प्रथम भाग, और इसमें द्वितीय भाग हो जाएगा, इसमें द्वितीय भाग हो जाएगा, ठीक है। ये प्रथम संस्करण था। उसके बाद जो दूसरा संस्करण आया, दूसरा संस्करण आया वो 1871 में आया था इसका, ठीक है। गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है ये दो संस्करणों में आया था। जो प्रथम संस्करण है वो दो भागों में था, 1839 में आया प्रथम भाग और दूसरा 1847 में, और जो दूसरा संस्करण था वो 1871 में हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो भाषा है, गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो इसकी भाषा क्या थी? फ्रेंच भाषा थी ये, ठीक है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा। ओके, अब इसका प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशन लिख लो, प्रकाशन ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति, अनुवाद समिति द्वारा पेरिस में किया गया था, ठीक है। पेरिस में किया गया था, ठीक है। तो ये भी आता है इसमें क्वेश्चन, सारे पॉइंट जरूरी है इसमें। ओके, तो ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति द्वारा पेरिस में जो है इसका प्रकाशन किया गया था। ओके, अब देखिए ये किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था, ठीक है। पर इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। हिंदी अनुवाद किसने किया इसका? हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। ओके, कब किया था ये? 1952 में इन्होंने किया, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया प्रथम ग्रंथ गारसा दत्तासी का। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए। मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी
करीमुद्दीन, ठीक है। तो जो मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए सूरा ई हिंदी। ओके, तज़किरा ई सूरा ई हिंदी, ठीक है। तो जो मौलवी करीमुद्दीन है, इनका जो साहित्य ग्रंथ है तज़किरा ए सूरा ई हिंदी है इसका नाम। रचना काल लिखिए, रचना काल 1848 ईस्वी में इन्होंने लिखा है ये। ओके, और इसमें कितने कवि थे? 1004 कवि थे, ठीक है। ओके, और जो गारसा द तासी था, इनके ग्रंथ में कितने कवि थे? कवि ऐड कर लेना यहाँ पर, 738 कवि थे हिंदी व उर्दू के, ठीक है। 738 कवि थे हिंदी व उर्दू के। ओके, तो 2 ग्रंथ हो गए। नेक्स्ट आ जाइए। ये जो टॉपिक है ना हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत से स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ लगता होगा पढ़ने में, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक बार थोड़ा ध्यान से समझ के इसको कवर कर, नाम वगैरह से है ना, बट यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक बिल्कुल भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए तीसरे नंबर पर, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। महेश दत्त शुक्ल, तो इनके ग्रंथ का क्या नाम था? भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह। ओके, 1873 है इसका रचना काल। तो इसमें इसमें आपने इनका नाम और इनका ग्रंथ याद रखना है। फोर्थ नंबर पर है शिवसिंह सेंगर। शिवसिंह सेंगर, तो इनके ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा? शिवसिंह सरोज है, शिवसिंह सरोज। ओके, तो इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? शिवसिंह सरोज हो जाएगा। अब मुख्य तथ्य लिखते हैं इसके बारे में। मुख्य तथ्य, पहला तो इसमें प्रकाशन, प्रकाशन तो जो शिवसिंह सरोज है, इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है नवल किशोर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। ओके, नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में। ओके, तो शिवसिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है शिवसिंह सरोज, और इसका जो प्रकाशन है वो किया गया था नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा 1883 ईस्वी में, ठीक है। और इनमें जो कवि थे कितने थे? 1003 कवियों का इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णन किया था। ओके, अब देखिए इन्हीं के इतिहास ग्रंथ में जो कवि है ना, बाद के जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने लगभग इन्हीं कवियों का अनुकरण किया हुआ है ठीक है। इसका पूर्वार्ध व उत्तरार्ध भाग आया था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है।
तो जो पूर्वार्ध भाग में कवि थे 883 थे और उत्तरार्ध भाग में 1003 थे। ठीक है, मतलब पहले इस शिवसिंह सरोज जो ग्रंथ था, पहले इन्होंने इसमें 883 कवियों को स्थान दिया था, परंतु फिर से जब इन्होंने ही खुद इसका संशोधन किया तो इन्होंने इसमें 1003 कवियों को स्थान दे दिया। ठीक है, और इन्हीं के इतिहास ग्रंथ को आगे चलकर जो भी अधिकतर विद्वान हुए हैं उन्होंने इनका अनुकरण किया हुआ है। ठीक है, शिवसिंह सेंगर का। और इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। ओके, पद्धति कौन सी अपनाई थी इन्होंने? वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति इन्होंने अपनाई थी। ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो कवि है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। सॉरी। ओके, टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे, वो भी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी। जॉर्ज ग्रियर्सन, तो इनके ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ लिटरेचर ऑफ है। ठीक है, लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ओके, अब स्टूडेंट तो क्या सभी इनके नामों से डर जाते हैं कि इनके नाम देखिए, ग्रंथ के कितने बड़े बड़े नाम है। ठीक है, एक तो नाम भी दूसरी भाषा में है, हिंदी भाषा में होते तो जल्दी याद हो जाते। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से कुछ शब्द पकड़ लेना है और यहाँ पर इनको क्या करना है? कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग थोड़ा न्यू मिक्स में इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से ग्रियर्सन में क्या आ रहा है? ग और या करके गाय शब्द आ रहा है, और वर्नाकुलर में देखिए वन, वन आ रहा है ना, वन आ रहा है। ठीक है, तो गाय कहाँ चरती है? कहाँ ले जाते हैं गाय को चराने के लिए? वन में ले जाते हैं। तो देखिए जहां भी वन आएगा, जिस भी ग्रंथ में वन आएगा, आ रहा है ना वन, वर्नाक्यूलर, तो मतलब किसने लिखा है? ये ग्रियर्सन ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जब ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हो जाएगा, इस्तवार तला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तान हो जाएगा, इसमें पूछ लिया जाता है कि प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे दिए गए होते हैं, तो इन नामों में कंफ्यूजन सा हो जाता है थोड़ा एग्जाम में। ठीक है, तो वन, वन से याद रखना ग्रियर्सन, तो ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा उसमें वन वर्ड आएगा। ठीक है, वन शब्द आएगा, तो ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में हुआ था। ठीक है, तो प्रकाशन किसने किया था इसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, एक तो नाम पूछ लिया जाएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम था। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि प्रकाशन जो है किसने किया था इसका? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और जितने भी ग्रंथ हैं उनके प्रकाशन नाम वगैरह ये पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। ओके, तो प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1888।
प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1888 ईस्वी में। ओके, अब देखिए इस ये जो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ को लेकर सही अर्थों में इसको हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ अत्यधिक विद्वानों ने माना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी लिख लो। सही अर्थों में, सही अर्थों में विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का इतिहास, सही अर्थों में विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का पहला, लिख दो यहाँ पर, ठीक है, पहला इतिहास ग्रंथ माना है। ठीक है, अब देखिए माना हुआ है, ठीक है, हालांकि है तो ये अलग भाषा में आप लोगों को लग रहा है, परंतु इसमें हिंदी के कवियों का वर्णन हो रहा है ना। ठीक है, तो सही अर्थों में विद्वानों ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको माना है। ओके, अब इस ग्रंथ में बहुत ही जरूरी पॉइंट है, अगला एग्जाम में पूछा गया था, ये जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इस ग्रंथ में प्रथम बार, इस ग्रंथ में प्रथम बार हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए, क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत से अलग करते हुए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी आदि से अलग किया गया है। ठीक है, अलग किया गया है। ओके, अब देखिए ये पॉइंट जरूरी क्यों हो जाता है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या करते हैं, मेन सा पॉइंट देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन देख लेते हैं, एसिटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1888 हो गया। ठीक है, सही अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बस ये कॉमन से जो पॉइंट उनको लगते हैं ना, यहाँ तक कर लेते हैं स्टूडेंट्स याद। ठीक है, बट देखिए इसके आगे जो डीपली क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था पीएचडी हिंदी में, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, क्योंकि नीचे के कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनको स्टूडेंट पढ़ना छोड़ देते हैं। तो देखो इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का विभाजन करने का प्रयास सर्वप्रथम किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है। तो किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हुआ है। ओके ओके, अब देखिए जो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ये ग्रंथ है, इसमें जो अध्याय है, अध्याय की संख्या भी लिख लो, यहाँ ऐड कर रही हूं मैं। अध्याय, अध्याय 11 है। ठीक है, कितने अध्याय हैं, 11 हैं। ठीक है, और जो प्रत्येक अध्याय है वो किसका सूचक है,
काल का सूचक है। प्रत्येक अध्याय जो है काल का सूचक है, और जितने भी अध्याय है ना उनका नामकरण इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, और जो प्रत्येक अध्याय है आप लोग थोड़ा डिटेल में लिख लो कि प्रत्येक अध्याय जो है काल का सूचक है, और प्रत्येक अध्याय का इन्होंने क्या किया है, नामकरण किया हुआ है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो मैंने लिखवाए वो किसी ना किसी एग्जाम में आए ही आए हैं, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा रही हूँ। चाहे पीएचडी का एग्जाम हो, एलटी का हो, चाहे टेट का हो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें इन्होंने कितने कवियों को स्थान दिया था, कवि कितने थे? इसमें इन्होंने 952 कवियों को स्थान दिया था। ठीक है, 952 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। ठीक है, और 952 में से जो 886 कवि हैं उनका आधार इन्होंने शिवसिंह सेंगर से लिया था। ठीक है, मतलब शिवसिंह सेंगर ने जो शिवसिंह सरोज में अपने 1000 से अधिक कवियों का वर्णन किया था, तो 886 कवि तो उन्होंने उसी पुस्तक को आधार बनाकर लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस ग्रंथ को आधार बनाकर कवियों का विवरण किया है। तो ये वाली लाइन भी लिख लो कि 886 कवियों का विवरण, 886 कवियों के विवरण का आधार शिवसिंह सरोज ग्रंथ है। ठीक है, शिवसिंह सरोज ग्रंथ है। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये, और जॉर्ज ग्रियर्सन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। ओके, तो ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ। अब देखिए, जब नामकरण की बात हो रही थी, आदिकाल में नामकरण की बात हो रही थी, भक्ति काल में नामकरण की बात हो रही थी, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आया ही आया हुआ है। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये मैंने क्लास में बता दिया था आप लोगों को। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया था। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम जो स्वर्ण युग नाम दिया वो किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। सर्वप्रथम भक्ति काल को, सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए क्या मेन चीज ऐड हो जाती है कि इन्होंने 16वीं व 17वीं सदी को, ठीक है, हिंदी साहित्य में जो है भक्ति काल का नाम दिया है। ठीक है, तो जो 16वीं व 17वीं शताब्दी है इसी को इन्होंने भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओके। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका जो हिंदी अनुवाद किया था, सॉरी, हिंदी अनुवाद किया गया था ये किशोरी लाल गुप्त द्वारा। किशोरी लाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ओके, 1957 ईस्वी में ये किया था इन्होंने। ठीक है, ओके। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास उसको इन्होंने नाम दिया था। ओके, तो ये हो गया जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में।
ओके, तो आगे कुछ और जो है इतिहासकार बच जाते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी हो गया, ठीक है, अन्य और भी है, मिश्र बंधु वगैरह हो गया। तो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।